रीजनिंग की शुरुआत करी थी। और एनालिटिकल रीजनिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक ऐसी रीजनिंग है जिसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि जो हमारी वर्बल रीजनिंग है वहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करके एक डेफिनेट आंसर निकाल सकते हैं, है ना। नॉन वर्बल रीजनिंग में हम फिगर की रोटेशन देख सकते हैं और फिगर की रोटेशन या फिर हम वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं और उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग में ना तो कोई नॉन वर्बल रीजनिंग जैसा कंसेप्ट है, ना ही वर्बल रीजनिंग जैसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग में हमारी सोच, है ना, हमारे काम आने वाली है, हमारी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हम किस तरीके से लाइफ में अपने डिसीजंस लेते हैं, हमारी सोच सकारात्मक है नकारात्मक है, वो किस तरीके की है, हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में यूज होने वाली है, ठीक है। पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग में। तो कल हम लोगों ने ना कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा था कल, है ना। कल मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे एनालिटिकल रीजनिंग के, वो सारे के सारे कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन थे, कारण और परिणाम। और कल हमने 21 क्वेश्चन किए थे और मैंने आपसे बोला था कि जब आज हमारी मुलाकात होगी तो आप उन 21 क्वेश्चन का रिविजन करके आना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो रिविजन कर लिए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट में आप लोगों ने क्या देखा था कि हमें कुछ नहीं करना होता, हमें स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे स्टेटमेंट में से कारण कौन सा है और परिणाम कौन सा है ना। हम ये चेक करते हैं कि कारण क्या है और परिणाम क्या है, और चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका है ना। दोनों स्टेटमेंट में से कॉज क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, ये चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका है। और वो आसान सा तरीका क्या है, वो आसान सा तरीका क्या है कि सर जो घटना हमारी पहले घटित होती है, ऑब्वियस सी बात है, जो इंसिडेंट पहले होगा, ठीक है, जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, और जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम होगा हमारा। चाहे इन दोनों में से जो पहले होगा वो कारण है, जो बाद में वो परिणाम। लेकिन कब, जब ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से ताल्लुकात रखते होंगे, ये दोनों एक दूसरे की वजह से हुए होंगे, ठीक है। एक ऑप्शन था जिसमें दोनों ही इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंडिविजुअल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉज होते हैं। और वो वाला जो ऑप्शन था ना जिसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉज होते हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमें यूज ही नहीं करना, ये ऑप्शन यूज ही नहीं करना, क्योंकि कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं हो सकता। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। हमें पता है दुनिया का कोई भी अकेला कथन वो अपने आप में एक कारण होता है, वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में एक कारण होता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तीसरा हमने देखा था कि सर दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट अगर मान लो एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखते, अगर ये दोनों एक दूसरे की वजह से नहीं हो रहे, अगर हम ये पता नहीं लगा पा रहे कि पहली घटना कौन सी घटित है बाद में कौन सी है, तो इसका मतलब फिर दोनों ही इंडिविजुअल स्टेटमेंट ना इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे। दोनों ही इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे और दोनों इफेक्ट के पीछे या तो कॉज सेम होगा या कॉज डिफरेंट। अगर ये दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो कॉज सेम होगा, और दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन अपोजिट है तो कॉज अपोजिट होगा, मतलब कॉज डिफरेंट होगा। तो कुल मिलाकर ये ऑप्शंस हैं जो कॉज एंड इफेक्ट में यूज होते हैं, जो हमने कल सीखे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं, है ना, दिस वीडियो टुमारो सी वाई डिफरेंट, मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम गुरुजी, दिस वीडियो टुमारो सी वाई डिफरेंट है, मतलब क्लास नहीं चल रही है, आज भी क्लास नहीं चल रही क्या? अब यार आज तो क्लास चल रही है परफेक्ट, कल दिक्कत आई थी क्लास चलने में, लेकिन अब तो एकदम सब कुछ है, एकदम परफेक्ट है। तो ये वाले जो कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन है ये हम कल निपटा चुके हैं और बहुत अच्छे से निपटा चुके हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर देने में। क्लास नहीं चल रही क्या? एकदम परफेक्ट क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है। नॉन वर्बल के नोट्स वोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसके कोई नोट्स थोड़ी बना रहे नॉन वर्बल रीजनिंग के, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। जो 272 क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए हैं उन्हीं 272 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, बस नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म। कोई नोट्स की जरूरत थोड़ी है इसमें हमें, ठीक है। हाँ जी, बस उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना, नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यवाही, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं कार्यवाही। मतलब कल को आप एक ऑफिसर बनोगे, आप एक, है ना, मान लो कल को आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन जाओगे, है ना, कल को आप दरोगा बन सकते हो, सिपाही बन सकते हो, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर, है ना, बन सकते हो, एग्जामिनर बन सकते हो, कल को आप आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हो। आप किसी भी पोस्ट पे कल को जा सकते हैं, किसी भी पोस्ट पे, है ना, नो डाउट। आप कितने भी बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, कोई भरोसा थोड़ी है। आप मेहनत करो आज और कल आप बन जाओगे। तो जब आप इतनी बड़ी रैंक पे पहुंचोगे, है ना, तो आपके डिपार्टमेंट में परेशानियां तो आएंगी, क्यों भाई, आएंगी कि नहीं आएंगी? हाँ बिल्कुल आएंगी भाई। आप मान लो यूपी पुलिस में हो गए, ठीक है, और आपके साथ में चोर पकड़ लिया, चोर ने बेटा एक गड्डी निकाली 500 की आपके हाथ में रख दी, या फिर आपने देखा कि आपके सामने दो व्यक्ति हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है,
तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो आपके सामने होंगी आने वाले समय में। तो जब आप कल को अधिकारी बन जाओगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने होंगी, तो आपको ना क्विक इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब अभी तो आपके निर्णय की, आपके डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो आपसे कोई पूछता भी नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी आप उस लायक नहीं हो। लेकिन जब कल को आप अच्छी रैंक पे पहुंचोगे, कल को जब आप नौकरी पे पहुंचोगे, जब कल आप अपने आप को प्रूफ करके दिखा दोगे, तो फिर दुनिया आपसे पूछेगी, दुनिया आपसे सजेशन लेगी, दुनिया आपको अपना आइडियल मानेगी। कब? जब आप दुनिया को कुछ करके दिखाओगे तब। अभी नहीं मानेगी आपको अपना आइडियल। अभी तो आपको वो निकम्मा, नकारा, नालायक समझती है। अभी तो समझती है अबे इससे पूछेंगे, है ये खुद तो कुछ कर नहीं पा रहा, इससे क्या पूछे। बिल्कुल बैंकिंग क्लियर होगा, क्यों नहीं है? अभी तो ये सोचती है दुनिया कि ये क्या बताएगा, ये खुद तो अपना कुछ कर ले पहले भला, तब हमें बता दे। लेकिन जब कल को आप, है ना, एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, ऑफिसर बन जाओगे और किसी सरकारी नौकरी पे पहुंचोगे, तब आपसे दुनिया पूछेगी, आपसे दुनिया सलाह लेगी, दुनिया आपसे एडवाइस लेगी। समझ रहे हो? तो फिर होगा क्या उससे कि एक प्रॉब्लम आपके सामने होगी, एक प्रॉब्लम आपके सामने होगी, एक समस्या आपके सामने होगी। और समस्या, ठीक है, एक प्रॉब्लम होगी और आपको समस्या का हल देना है। आपको क्या देना है? उस समस्या का हल देना है। हल मतलब सोल्यूशन। और ये जो समस्या का हल होता है, यही हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होता है। बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन का, अरे यार आज कुछ बच्चों की क्लास ओपन नहीं हो रही यार, क्या मतलब है ये? कोर्स ऑफ एक्शन का मीनिंग ही यही होता है कि आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, आप किसी समस्या का हल निकालें। समझ रहे हो? कोर्स ऑफ एक्शन, इस चैप्टर में क्या होगा, जो स्टेटमेंट होगा वो बेसिकली एक प्रॉब्लम होगी, और कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन उसका सॉल्यूशन। लेकिन एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ बच्चों की क्लास नहीं चल रही है, जरा इसको देख लें हम। एक सेकेंड का वक्त दो मुझे। ये 3 नहीं पढ़ देता है। आप उसको हिंदी में बना, और आप किसी भी, एक आध बच्चे की एग्जाम में बाइलिंगुअल क्वेश्चन, हाँ हाँ भैया एग्जाम में बाइलिंगुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे बाइलिंगुअल क्वेश्चन? अभी 2 मिनट का वेट कर लो, एक आध बच्चे की क्लास रुकी हुई है, जरा उनकी क्लास चल जाए। एग्जाम में बाइलिंगुअल क्वेश्चन आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? बाइलिंगुअल क्वेश्चन ये बताओ, बाइलिंगुअल क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। और आप किसी भी क्वेश्चन की ना लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप इंग्लिश में क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप हर इंडिविजुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल सकते हैं। आप उसको हिंदी में बना सकते हैं, ठीक है, हिंदी वाले को इंग्लिश में बना सकते हैं। इंडिविजुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल। चलो, तो कोर्स ऑफ एक्शन चैप्टर बड़ा आसान सा चैप्टर है। जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर बड़ा आसान सा चैप्टर था, वैसे ही कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर भी बड़ा आसान सा चैप्टर है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट, वैसे ही कोर्स ऑफ एक्शन भी बड़ा आसान सा चैप्टर है। ये था कारण और परिणाम। इसमें हमें कुछ नहीं चेक करना था, बस हमें कारण और परिणाम चेक करना था। ठीक है, इसमें क्या चेक करना था? हमें कारण और परिणाम। और इसमें क्या चेक करना है? इसमें हमें कुछ नहीं चेक करना, इसमें चेक करना है, ठीक है, कि ये हमारी समस्या का समाधान है कि नहीं है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर जो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो हम समस्या का समाधान दे रहे हैं, वो समाधान सही है या गलत है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सॉल्यूशन सही है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही है? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही है? ठीक है, इसके बारे में हमें कहां से आइडिया मिलेगा? हाँ जी, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही है या गलत है? ठीक है, चलिए, तो सर वो, हेलो, ऑडियो और वीडियो एकदम परफेक्ट तो आ रही है भाई, क्या दिक्कत है? हम्म
अरे यार ये क्या दिक्कत है, किन बच्चों की नजर लग गई है हमारे बैच में, ये बताओ। देखो आज के चैप्टर, चलिए साहब अब क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, सबकी क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है, जो भी प्रॉब्लम थी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है, हमने समस्या का समाधान कर दिया है। देखो आज के चैप्टर का नाम है कोर्स ऑफ एक्शन, समझ रहे हो, आज के चैप्टर का नाम है समस्या का समाधान करना, और हमारी क्लास में समस्या हो गई आज, तो हमने उसका समाधान कर दिया है, अब सब कुछ परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, अब आप शांति से पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है जी। तो एनालिटिकल रीजनिंग में थोड़े से अपनी सोचने की क्षमता को थोड़ा सा अब्रॉड, मतलब थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करेंगे, है ना। पर्सनल हमें नहीं सोचना होता है, हमें ना थोड़ा इस तरीके से सोचना है कि हम बहुत सामाजिक है, हमें सामाजिक प्राणी बन जाना है, ठीक है। हम किसी का बुरा भला नहीं सोचेंगे, हम हमेशा अच्छा अच्छा बोलेंगे, ठीक है। हम हमेशा सरकार का भला करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, भले ही अपना नुकसान हो जाए। तो एनालिटिकल रीजनिंग हमारी सोच को यही बताती है कि आप अपनी सोच को बेहतर कर लो, आप सामाजिक बन जाओ, आप बिल्कुल पॉजिटिव बन जाओ, आप एकदम ऐसे बन जाओ कि हाँ सब कुछ ले लो मुझसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी सोच बनानी है क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, बाकी तो सब परफेक्ट है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है। देखो वो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो, जो रियल लाइफ में संभव हो, वो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा। ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं हो सकता जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, जो इमेजिनरी, जो काल्पनिक हो। ऐसा काल्पनिक कोर्स ऑफ एक्शन कभी सही नहीं होते, समझ रहे हो। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अगर आपको, जैसे आप मुझसे कहोगे सर मेरा ना, मैंने 2 बार सीजीएल का एग्जाम दिया लेकिन दोनों बार में फेल हो गया, मेरा एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ। अब मैं आपको बोल दूं, मैं आपको कोर्स ऑफ एक्शन दे दूं, बेटा अगर आपको सीजीएल का एग्जाम निकालना है ना, तो हर दिन रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे 20 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। चलो 20 घंटे छोड़ो, मैं आपसे कहता हूँ रेगुलर बेसिस पे 15 घंटे पढ़ना शुरू कर दो डेली, मतलब डेली 15 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करो। ये कोर्स ऑफ, क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन किसी काम का है? किसी काम का नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में ये संभव ही नहीं है कि हम डेली बेसिस पे लगातार 15 घंटे पढ़ सकें या 20 घंटे पढ़ सकें, ये संभव ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन मान्य नहीं होगा जो इलॉजिकल है, जो असंभव है। अच्छा, वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन मान्य होंगे जो रियल लाइफ में पॉसिबल है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, कुछ कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे होंगे जिसमें टीम वर्क होगी, ठीक है। तो जिसमें टीम वर्क होगी वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा मान्य होगा, है ना। हाँ जी, 1 क्लास रीजनिंग, 2 क्लास मैथ, 1 क्लास इंग्लिश, 2 क्लास जीके, तो टोटल हो गए तुम्हारी 6 क्लास। देखते हैं, आंखें दर्द करने लगती हैं, कुछ उपाय बताएं। उपाय यही है कि आप हमेशा सिटिंग पोजीशन में बैठ के पढ़ा करो, ऑनलाइन कभी भी लेट के मत पढ़ा करो। बहुत सारे बच्चे जो इस समय बिस्तर पे लेटे होंगे, ये पढ़ रहे होंगे ऐसे करके, तो हमें कभी भी लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, हमें प्रॉपर चेयर टेबल लेके बैठना चाहिए, एक सिटिंग पोजीशन पे बैठना चाहिए, मोबाइल को अपने सामने रखना चाहिए, ठीक है। या तो हम ईयरफोन अपने कान में लगा सकते हैं या उसका ही हम स्पीकर ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे हाथ में होना चाहिए एक कलम और एक पेपर, यानी कि कॉपी, है ना, एक रजिस्टर, और जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं उसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ। कभी भी ऐसे मत देखा करो मोबाइल को, ऐसे देखोगे तो आंखें दर्द करेंगी। ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस थोड़ी सी मेंटेन करो, प्रॉपर इस तरीके से पढ़ा करो कि मैं आपको आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने मोबाइल रखो, किसी बुक पर सपोर्ट ले गए और प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में आओ, चेयर टेबल पर बैठो, लेट के बिस्तर पे मत पढ़ो, ठीक है। तो आंखें दर्द करेंगी ही। और थोड़ा सा सिर्फ अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो ये जो रील्स वील्स है ना, इसमें अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत किया करो। जो आपने क्लास ली ऑनलाइन, वो क्लास ली, उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी में लगाया करो पूरा का पूरा समय। जो क्लास पीएनजी होती है ना, उसी क्लास पीएनजी से रिवीजन करने की कोशिश किया करो, दोबारा क्लास से रिवीजन करने की कोशिश मत किया करो। लाइब्रेरी में लाइव पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है, वहां तो सिटिंग पोजीशन ऑलरेडी है लाइब्रेरी में, तो है ना। चलिए, तो आप कोर्स ऑफ एक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं। कि आज पूरे दिन बस मुझसे बातें बनाते रहोगे, हाँ? क्यों भाई? अच्छा, मैंने वो भी क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं जो सीजीएल मेंस में इस साल पूछे गए थे रिलेटेड टू कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कल हमने सीजीएल मेंस के क्वेश्चन किए थे, कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड किए थे ना, वैसे ही कोर्स ऑफ एक्शन के भी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है जो हमने ऐड कर दिए हैं। दिमाग में ऐसी मशीनें चलने लग जाएंगी तुम्हारी एनालिटिकल रीजनिंग को पढ़ने के बाद, ठीक है। ऐसे दिमाग चलाना है तुम्हें। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने, जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जो भी कोर्स ऑफ एक्शन में जो भी स्टेटमेंट होगा ना, कोर्स ऑफ एक्शन में जो भी स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम होगी। वो स्टेटमेंट क्या होगी? वो स्टेटमेंट एक समस्या होगी, समस्या। वो कथन क्या है? एक समस्या। और जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है? सॉल्यूशन। वो उस समस्या का समाधान है, वो उस समस्या का क्या है? हल है। तो हमें यही बताना है कि ये जो समस्या है हमारे सामने, इस समस्या का कौन सा समाधान है। ये वाला समाधान सही है या ये वाला समाधान सही है, या दोनों ही समाधान सही है, या दोनों ही गलत है। आपको ये चेक करना है।
चलिए साहब, अब आप देखो कि प्रॉब्लम क्या आई है। पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं। देखो, पिछले कुछ महीनों के दौरान हुआ क्या, मेनी पीपल इन द कोस्टल टाउन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीज ड्यूरिंग पास्ट फ्यू मंथ। आप लोग जानते हैं कि जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा नमी होती है ना, वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। और जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना, नमी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे मौसम भी थोड़ा सा ना खराब सा होता है। तो वहां सांस की बीमारी लोगों को हो गई, क्योंकि जहां पे नमी होगी, जहां पे मॉइस्चर होगा, वहां पे सांस की बीमारी जल्दी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर, नमी, हमारी नाक भी उससे इफेक्ट होती है। तो जो भी है वहां पे हो सकता है एनवायरमेंट खराब हुआ हो, पानी सड़ गया हो, जो भी है, तो लोगों को सांस की बीमारी लग गई। अब सांस की बीमारी तो आप जानते हैं कि क्या होती है सांस की बीमारी, जैसे कोविड, आपको पता ही है कोरोना में क्या हालत मच गई थी देश में। तो ये सांस की बीमारी हो गई। अब आप उस एरिया के अधिकारी हो, अब आप क्या करोगे? पहला हल ये है समस्या का कि गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द अफेक्टेड पीपल। गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। सरकार प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य पेशेवरों का एक दल भेजना चाहिए। देखो, जहां भी कोर्स ऑफ एक्शन में टीम वर्क होगा वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा सही होगा। अच्छा ये बताओ, क्या रियल लाइफ में ये कोर्स ऑफ एक्शन संभव है कि सरकार एक दल भेज सकती है कि नहीं भेज सकती है लोगों का उपचार करने के लिए? मेडिकल हेल्थ केयर की टीम, ठीक है, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल, टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल, वो सेंड कर सकती है नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। और यहाँ पे टीम वर्क की बात कर रहे हैं, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है, कोई खराबी नहीं है इस कोर्स ऑफ एक्शन में। ठीक है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है ना, ये वास्तविक जीवन में संभव है ऐसा करना। जो भी कोर्स ऑफ एक्शन वास्तविक जीवन में संभव है, जो लॉजिकल है, वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन सही होंगे, है ना। जो वास्तविक जीवन में संभव नहीं है, जो इलॉजिकल है, जो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, वो सब गलत होंगे। ठीक है जी, हाँ जी। दूसरा है, ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उनका उचित इलाज करना चाहिए। द पीपल सफरिंग फ्रॉम सच डिसीज शुड बी केप्ट इन अ स्पेशल वार्ड एंड पुट थ्रू अ प्रॉपर मेडिकेशन। ये कह रहे हैं कि स्पेशल वार्ड में रखो। जैसे कोविड वाले जो बच्चे, मतलब कोविड के जो पेशेंट थे, उनको हम एक स्पेशल वार्ड में रख रहे थे, है ना, एक स्पेशल वार्ड में रख रहे थे ना। क्यों रख रहे थे स्पेशल वार्ड में? क्योंकि वो बीमारी एक से दूसरे पे ना फैले। तो ये भी रियल लाइफ में बिल्कुल एग्जिस्ट करता है कि हमें उनको एक स्पेशल वार्ड में रखना चाहिए, हमें उन्हें एक स्पेशल वार्ड में रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना। यदि पहली और दूसरी दोनों कार्यवाही अनुसरण करती है, दोनों ही कार्यवाही अनुसरण करती है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाक से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, है ना भैया। वहां पे तो दोनों ही कार्यवाही सही है ना, इस समस्या के दोनों समाधान सही है। हम मेडिकल हेल्थ, है ना, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल की टीम भेज सकते हैं, ये भी सही है। दूसरा क्या है? दूसरा कि हम उन पेशेंट को एक स्पेशल वार्ड में रख सकते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। चलिए अब अगली समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान क्या है, जल्दी बताओ। वीनस प्लैनेट सन, बेटा वीनस प्लैनेट के अंदर है, सन बाहर है। आप ऐसे पढ़ाते हो, कोलकाता पुलिस का 30 में से 30 रीजनिंग हो गया। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो एंड बहुत अच्छा समझाते हो, हम फैन हो गए आपके। लव यू सर। भैया एसी फैन का कोई काम नहीं है इस समय। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, हम जानते हैं कि जो टीचर है वो डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, टीचर दोनों ही होता है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर, सम टीचर्स आर इंजीनियर, सम टीचर्स आर डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। बताओ फटाफट से। हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई। मानो कोई सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी है, जैसे भाई साहब नहीं लगते, भाई साहब नहीं लगते, भाई साहब नहीं लगते, बीएसएनएल। आपने बीएसएनएल का नाम सुना था, जो एमटीएनएल में भी कन्वर्ट हुआ था और अब तो खत्म ही हो गया। तो ये जो बीएसएनएल थी, ये भारत की कंपनी थी टेलीफोन की, जिसके कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होते चले गए। यही समस्या आई है यहाँ भी। तो पहली समस्या का समाधान क्या है? पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड इमीडिएटली सेट अप अ कमेटी टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द ड्रॉप। मतलब कंपनी क्या करे कि पहले तो एक कमेटी का गठन करे कि जो समस्या का पता लगाए कि हमारे कनेक्शंस क्यों नहीं लिए जा रहे, क्या कारण है जिसकी वजह से कनेक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। तो पहले तो उस रीजन का पता लगाए। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ये बताओ। प्रैक्टिकली सोचना है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ऊपर का दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल कॉमन मैन, कॉमन पीपल, आम आदमी की तरह हमें सोचना है? हाँ जी, आम आदमी की तरह। तो बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे कमेटी वर्ड का यूज हुआ, मैंने आपसे क्या बोला, जहां भी टीम वर्क होगा वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा सही होगा। और ये तो काम सही कर ही रहे हैं कि अपना एक कमेटी भेज रहे हैं उन रीजंस को पता लगाने के लिए जिसकी वजह से कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है। तो बात तो सही है भाई, ये कोर्स ऑफ एक्शन है समस्या का। देखो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है ये समस्या का एक समाधान है। इस समस्या के कई हल है, इस समस्या के कई हल है
जिनमें से एक हल ये भी है। ठीक है, सिर्फ यही एक हल नहीं है, दिस इज नॉट ओनली सोल्यूशन, दिस इज नॉट द ओनली। ठीक है, एक चीज याद रखना, दिस इज नॉट द ओनली, दिस इज वन सोल्यूशन। ठीक है, यह एक हल है, यह एक हल है कई हल में से। ठीक है, हाँ जी, दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, यह कई हल में से एक हल है, ऐसा नहीं दिस इज द ओनली सोल्यूशन, यही एकमात्र हल है, ये मत सोचना आप। ठीक है, किसी भी समस्या के कई हल होते हैं, तो उनमें से एक हल ये भी है कि पहले आप अपनी एक टीम भेजो जो प्रॉपर रीजंस को पता लगाए कि किस कारणवश टेलीफोन कनेक्शंस नहीं लिए जा रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा क्या है, नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्य वाली रूप से बनी योजनाएं पेश करनी चाहिए। द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड ऑफर न्यू स्कीम्स विद वैल्यू एडेड सर्विसेज। आप जानते हैं कि, है ना, ऑफर्स जब भी दिए जाते हैं, आप लोग भी तो चिल्लाते रहते हो सर कोर्स इतने का कर दो, उतने का कर दो, इतने का कर दो, उतने का कर दो। तो जब भी आपको ऑफर दिए जाते हैं तो डेफिनेटली फायदा तो मिलता है कंपनी को, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो होगा, है ना, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहली और दूसरी दोनों कार्यवाही अनुसरण करती है। चलिए साहब, तो पहले क्वेश्चन का आंसर भी था बोथ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी था बोथ। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसे जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल, चलिए साहब, तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, है ना। बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। किसने घायल कर दिया, अरे यार भाई साहब, तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को, ठीक है, गंभीर रूप से घायल कर दिया। सलमान खान रिटर्न, भाई साहब कोई सलमान खान ही ड्राइवर होगा इस ट्रक का। ठीक है, एक तेज गति से आ रहा था ट्रक और उसने सुबह सुबह क्या था, सड़क के किनारे लोग सोए होते हैं, आपको पता है फुटपाथ पे कई लोग सोते हैं रात में, तो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब तुम वहां के थाना इंचार्ज हो, जिस एरिया में ये घटना घटित हुई है वहीं तुम आसपास का जो थाना है उस एरिया में आप उसके इंचार्ज हो, चौकी इंचार्ज हैं आप, थाना इंचार्ज हैं। ठीक है, आप वहां पे दरोगा हैं, आप वहां पे सिपाही हैं, आप वहां के हेड कांस्टेबल हैं, जो भी है, आप मौका वारदात पे पहुंचे हैं। तो अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन ऑफ पीपल स्लीपिंग ऑन द रोड साइड। भाई साहब, ये जो चीज है ना, ये इस समस्या का हल नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ही। लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं वो वैसे भी सोना बेटा इलीगली है, लोगों का सड़क के किनारे सोना वो इलीगली है। तो तुरंत एक कंप्लीट बैन लगाए, जो पहले से बैन है उसको क्या लगाओगे तुम बैन, है ना। समस्या क्या है कि एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक ड्राइवर ने लोगों को कुचल दिया। अब आप कह रहे हो कि तुम लोगों को ही पकड़ लो जो सो रहे थे वहां पे, है। आप कह रहे हो कि जो लोग सो रहे थे फुटपाथ पे, तुम पहले उन्हीं को पकड़ लो कि क्यों सो रहे थे बेटा, तू चल अंदर, तू सो कैसे रहा था यहाँ पे। तो ये इस समस्या का कोई भी हल नहीं है। दूसरा, द ड्राइवर ऑफ द स्पीडिंग ट्रक शुड बी नैप्ड एंड ट्राइड। और देखो, तुरंत पकड़ लेना चाहिए, दबोच लेना चाहिए, सारे कहां जा रहा बच के, है, उसको पकड़ना चाहिए, उसकी तोड़ाई करनी चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल यही होगा, और क्या होगा। तो ओनली सेकंड फॉलो, उसको तो सजा मिलेगी। भाई फुटपाथ पे सोना तो पहले से कंप्लीटली बैन है, तुम क्या नया कर दोगे उसमें बैन लगा के, तुमने कौन सी समस्या का समाधान कर दिया। ये कोई समस्या का समाधान नहीं है ना। चलिए सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, जिसके कारण अस्वीकृत आवेदकों के, एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके कारण अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकरण को कठिनाई हुई है। ओहो भाई साहब, एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके कारण अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकरण को कठिनाई हुई है। देखो, है क्या, एक लोकल स्कूल है, एक लोकल स्कूल, एक स्थानीय स्कूल, एक लोकल स्कूल, उसमें पहली कक्षा में एडमिशन दिलाना है। लेकिन हुआ क्या कि जिसने भी स्कूल खोला है उसकी पहुंच बहुत अच्छी है, उसका मार्केट में नाम बहुत अच्छा है ना, उसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है उसका मार्केट में। तो हुआ क्या, उसकी पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए ना कई हजारों लोगों की लाइन लग गई, पेरेंट्स की लाइन लगी हुई है कि मेरे बच्चे का भी एडमिशन करो, मेरे बच्चे का भी एडमिशन करो, मेरे बच्चे का भी एडमिशन करो। लेकिन एडमिशन हो कैसे भाई, स्कूल में सीट पहली कक्षा के लिए तो सिर्फ 200 ही है और पेरेंट्स आ गए हैं 1000। अब क्या करिए,
तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द स्कूल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, तुरंत एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखे, जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को पास करेगा वो 1000 में से 200 में पास होगा। सीधी सी बात है, आजकल कंपटीशन का जमाना है और हर जगह कंपटीशन है, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टेस्ट होता है। तो ऑप्शन ए भाई, तुरंत हमें एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखना चाहिए। दूसरा है द स्कूल अथॉरिटी शुड ओपन अनदर स्कूल, तुरंत एक स्कूल खोल देना चाहिए दूसरा। बेटा तुम कहोगे अरे किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 दिन की मोहलत दो, अभी दूसरा स्कूल खोलते हैं, तब वहां पर अपने बच्चों को लेके आओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये रियल लाइफ में संभव है? क्या स्कूल खोलना इतना आसान है? नहीं ना, तो ये रियल लाइफ में संभव ही नहीं है कि तुम तुरंत स्कूल खोल दो, ये संभव ही नहीं है। तो पहला ही कोर्स ऑफ एक्शन हमारा सही है, बाकी सब गलत है। कौन सा आंसर गलत दे दिया, किसने अलग दे दिया, कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो तुम, अलग मिल गया तुम्हें? और तुम क्यों परेशान हो? कल से पेज नंबर क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? पेज नंबर 689, क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, 2022 की बुक है, 23 की बुक है। कुछ बताया तुमने? ये बताओ, है कुछ बताओगे तभी तो हम काम चलेंगे आगे। 689, कल से तुमने प्राण पी लिया हमारे। 2023 की बुक ले भी क्लास में कराया था क्वेश्चन, मीट्रिक वे में नहीं है। अब तो सरकार की मान्यता प्राप्त की है, तुम स्कूल खोल दो, एफिलेटेड है, स्कूल खोल देते हैं, तुम 10 स्कूल खोल दो, लेकिन उसको सरकार से मान्यता भी तो प्राप्त होनी चाहिए, है? बिना मान्यता प्राप्त के स्कूल खोलने का क्या फायदा? भाई किससे एफिलेटेड है? सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, है एमपी बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, कौन सा बोर्ड है? बिना सरकार की मान्यता प्राप्त किए तुम स्कूल खोल दोगे? और वो सरकार से मान्यता प्राप्त करना इतना आसान है कि हर किसी को मान्यता मिल जाएगी? क्यों भाई? हाँ जी सर, एमटीएस का एग्जाम था 15 को, जिसमें 20 क्वेश्चन में से मेरे को 16 आते थे, आपसे क्लास लेकर बाकी के टॉपिक्स हुए नहीं थे, इसलिए नहीं हो पाए। चलो कोई बात नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने। स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाए। एक समस्या हमारे सामने आन पड़ी है कि तुम एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो, है ना, प्रधानाचार्य, आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल है, लेकिन आपकी कॉलेज में कोई सुनता नहीं है, आपकी कॉलेज में कोई बच्चे ही नहीं पूछ रहे आपकी, आपका कॉलेज में कोई ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहा। आपने एक ड्रेस कोड बनाया लेकिन कोई ड्रेस कोड को बच्चा फॉलो ही नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आपकी इमेज ही कुछ ऐसी है मार्केट में। ठीक है, तो बड़ा बुरा हाल है आपके स्कूल का। हालांकि आप प्रिंसिपल हैं उसके, लेकिन बच्चों ने बड़ा बुरा हाल किया हुआ है कि कोई ड्रेस कोड कोई फॉलो नहीं करना चाह रहा। अब ये तुम्हारे सामने एक समस्या है, इसका समाधान कैसे लिया जाए? ठीक है, इसका समाधान, दोस्त स्टूडेंट हु वांट टू वॉलेट द ड्रेस कोड शुड बी रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। तुम क्या कहो, जो जो तुम्हारे ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहा, तुम उन सारे बच्चों को रेस्ट्रिकेट कर दो। और तुम ऐसा करना जब शुरू करोगे ना, तो एक दिन तुम्हारा पूरा स्कूल कॉलेज खाली हो जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा बच्चा होगा जो ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेगा, तुम सबको रेस्ट्रिकेट करते जाओगे, तो एक दिन तुम्हारा पूरा कॉलेज ही खाली हो जाएगा और ताले लग जाएंगे तुम्हारे स्कूल कॉलेज में। इसीलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, है ना, ये रियल लाइफ में संभव ही नहीं है। चलिए दूसरा, पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटा जाना चाहिए, मुर्गा बनाना चाहिए और उनके पिछवाड़े पे डंडे देने चाहिए, आगे उल्लंघन ना करने की चेतावनी देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि तुम पहली बार अगर पकड़ लो किसी को तो उसको डांटो, धमकाओ, मारो, पीटो, मुर्गा बना दो, ठीक है, ग्राउंड के चक्कर कटवा दो, लेकिन रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही है ना? हाँ जी, तो प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन। द लोकल कॉलेज प्रिंसिपल हैज ऑर्डर्ड दैट ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द ड्रेस कोड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉलेज अथॉरिटी इन द एडमिशन प्रोसेस। मतलब ये कह रहे हैं कि एक, ठीक है, कॉलेज प्रिंसिपल है, उन्होंने जो ड्रेस कोड दिया है वो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। ये नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, ये भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की वैल्यू करो, एक एक क्वेश्चन की, और तरीके से आंसर दो। और अगर आप ये क्वेश्चन, अगर आपको लग रहे हैं कि सर अरे यार क्या सर मजा नहीं आ रहा सर, है ना, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो इसका मतलब जरूर आपकी पर्सनैलिटी में, आपके एटीट्यूड में दिक्कत है। बस उसी एटीट्यूड को सुधारने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लो भाई साहब, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लो, है, इतने नकारात्मक मत बनो, इतने सकारात्मक बनो, सकारात्मक पॉजिटिव थिंकर, चीजों को सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ जी, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो जो ऐसे बच्चे हैं वो इन चैप्टर से दूर भागते हैं और बस उन्हीं बच्चों के लिए चैप्टर बनाए गए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है,
क्योंकि ये चैप्टर रियल लाइफ से रिलेटेड है। ये वो चैप्टर है, ये वो समस्या है जो हमारे वास्तविक जीवन में हमारे आसपास घटित हो रही है। अगर आपको उन समस्या की समाधान ही नहीं पता तो कैसे आप आगे सर्वाइव कर पाओगे अपना जीवन, कैसे सामाजिक बन पाओगे। हम मानते हैं कि आप असामाजिक तत्व हैं इस समय, क्योंकि आपकी नौकरी वोकरी तो है नहीं, तो इस समय आप असामाजिक तत्व हैं। आपको हर व्यक्ति एक घृणा की नजर से देखता है, लेकिन कल को आप सामाजिक भी तो बनोगे, तो ये सोच समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए है? कैसे अधिकारी बनोगे जब आपको सामाजिक सोच ही नहीं है आपके अंदर। तो ये जो चैप्टर्स है ये आपकी सामाजिक सोच के लिए है, ठीक है जी। तो आप इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ोगे तो आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली इंप्रूव नहीं होगी। उसका क्या नहीं होगा, उसका इंप्रूवमेंट मतलब पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं होगी। आप वही गुड़ गोबर के गुड़ गोबर रह जाओगे, ठीक है। हाँ जी, गोबर को कितनी भी थाली में सजा के ले आओ, रहेगा तो वो गोबर ही, ठीक है। तो बस वही रह जाओगे आप। इसीलिए अपनी है ना एक पर्सनैलिटी को इंप्रूव करो, चमक लेके आओ अपने है ना चेहरे पर, एक कॉन्फिडेंस की चमक लेके आओ। एक सामाजिक, जो व्यक्ति सामाजिक होते हैं, जिनको चार बातें पता होती हैं, उनके चेहरे पे एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। आप देख लेना कभी भी, अगर आपको कुछ पता ही नहीं, आप चार लोगों के बीच में बैठे हो, तो आप अपने फोन में लगे रहोगे, रील चलाते रहोगे, बस आपको बाकी किसी से कोई मतलब भी नहीं होगा। तो उस इंट्रोवर्ट दुनिया से निकल के एक्सट्रोवर्ट बनो। चलिए नेक्स्ट। लो, बहुत सारे बच्चे तो आंसर भी दे रहे हैं। रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया है और पूरे दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया। देखो, रेलवे से याद आया कि ओडिशा में कितना भयंकर कांड हुआ था, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरी दुर्घटना थी, ठीक है। भगवान ना करे ऐसा कभी दोबारा भी हो। अगले रविवार को, ठीक है, शहर के भीतर मेन ट्रैक जो है ना, मेन ट्रैक, उसको रिपेयर करने का निर्णय लिया, उसको रिपेयर करने का डिसीजन लिया और पूरे दिन जो रेलगाड़ी है उनके आवागमन के स्थगित करने का निर्णय लिया। एक्चुअली है क्या कि जो मेन ट्रैक है उसको रिपेयर करना है। अब जब मेन ट्रैक रिपेयर करोगे तो फिर जो ट्रेन की आवागमन है उस पर रोक लगा दी गई। तो भाई लोगों के सामने समस्या तो है ही कि अचानक से लोकल ट्रेन रुक जाए, है जो डेली बेसिस पे लोकल चल रही है वो अगर रोक दी जाए तो कितने लोग परेशान हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर दादरी पे कोई काम शुरू हो जाए तो जो अलीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से अलीगढ़ डेली ईएमयू जाती है, आपको पता है ना, सुबह मेरे ख्याल से 2 या 3 ईएमयू निकलती हैं, दोपहर में भी एक चलती है, शाम को भी 2-3 ईएमयू चलती हैं ईएमयू, अलीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से अलीगढ़। तो कई हजारों लाखों लोग डेली यात्रा करते हैं, ठीक है, लोकल लेवल पर। अगर मान लो मेन ट्रैक रिपेयर किया जाए और वो ये लोकल ट्रेन बंद कर दी जाए तो कितने सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगी, है ना। तो अब इस समस्या का समाधान कैसे निपटाया जाए। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द रेलवे अथॉरिटी शुड इश्यू पब्लिक नोटिफिकेशन वेल इन एडवांस। मतलब रेलवे अथॉरिटी बेटा 10 दिन पहले ही बता दे, रेलवे अथॉरिटी 15 दिन पहले ही बता दे कि फलाना तारीख को फलाना दिन रेलवे ट्रैक रिपेयर होगा, तो उस दिन ट्रेन की आवागमन बंद रहेगी, ताकि मान लो जिसको जरूरी काम से जाना है ना, वो ट्रेन की जगह कोई और ट्रांसपोर्ट यूज कर ले, बस से चला जाए उस दिन, कार से चला जाए, बैलगाड़ी से चला जाए, साइकिल से चला जाए, स्कूटर से चला जाए, लेकिन ट्रेन से ना जाए। तो जिसको जरूरी काम है वो उस दिन ट्रेन को अवॉइड कर सके, उसको ये इन्फॉर्मेशन 15 दिन पहले मिलेगी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो हमें पहले ही नोटिफिकेशन दे दो एडवांस में, है ना, पता चले लोग परेशान हो जाए उस दिन, ट्रेन के चक्कर में प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए और वहां पे पता चले कि आज तो ट्रेन ही रद्द हो गई सारी की सारी। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, मरम्मत के समय के दौरान शहर में प्रवेश, लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर रोक देना चाहिए। देखो, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है जो 2-2 दिन का सफर करके आ रही है, उनको रोक दो शहर के बाहर, रुको जरा, कार्य प्रगति पर है, पहले ट्रेन की पटरियों की मरम्मत हो जाने दो तब निकलना यहाँ से। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उनको तो हमें निकालना ही पड़ेगा, किसी दूसरे रूट से निकालना पड़ेगा, मेन ट्रैक से नहीं निकालना पड़ेगा, सब ट्रैक से निकालना पड़ेगा, कई रूट होते हैं ना, है ना। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उनको तो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। जी हाँ, तो इसीलिए ओनली फर्स्ट फॉलो। इसमें क्या दिक्कत थी भाई साहब, अगर मान लो कॉलेज में स्टूडेंट ड्रेस कोड यूनिफॉर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करोगे। अगर आप प्रिंसिपल हो तो जो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रहा उन सब बच्चों को रस्टिकेट कर दोगे। अगर रस्टिकेट करोगे तो पूरा स्कूल खाली नहीं हो जाएगा एक दिन, है ना। तो रस्टिकेट नहीं कर सकते ना, हाँ उनको वार्निंग दे सकते हैं बच्चों को। जो हमने बच्चे पकड़े हैं जो यूनिफॉर्म फॉलो नहीं कर रहे, फर्स्ट टाइम जो ऐसा नहीं कर रहे, उनको वार्निंग दे सकते हैं, है ना। उनको मुर्गा बना सकते हैं, उनको डांट सकते हैं हम कि भाई अगली बार से गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, जो ट्रेन बाहर से आ रही है क्या पता उस पता ना हो रिपेयर का एक्सीडेंट हो सकता है। अरे मेरे भाई, यही तो रेलवे को करना है, रेलवे अथॉरिटी को। जो ट्रेन बाहर से आ रही है ना, तो रेलवे अथॉरिटी पहले ही उसका रूट डाइवर्ट कर देगी। ओडिशा में क्या हुआ था, यही तो हुआ था मिसकम्युनिकेशन, कि ट्रेन को जाना था, है ना, ट्रेन को जाना था सीधे
वो सीधे जाना था, लेकिन किसी ने उसका रूट चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब स्टेशन मास्टर, मतलब जो रेलवे स्टेशन पे जो सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल के अकॉर्डिंग उसका रूट चेंज हो गया बाय डिफॉल्ट, जबकि जाना था उसको सीधे, उसका रूट कर दिया चेंज, ठीक है। तो सीधे जाने की वजह से जो ट्रेन की स्पीड थी वो वही थी 120 प्लस, जबकि जब ट्रेन चेंज होती है ना, पटरी से चेंज होती है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो 20-25 होती है किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन को मिला ग्रीन सिग्नल है, ड्राइवर ने अपनी स्पीड ही कम नहीं की, वो 125 पे सीधा चलता चला गया, लेकिन वो ट्रेन अपने आप चेंज हो गया रूट, और 125 पे जैसे रूट चेंज हुआ, ठीक है, पहली बात तो वो 20-25 की स्पीड बनी चाहिए थी, 125 की स्पीड पे रूट चेंज हुआ, तुरंत यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी वो उसके ऊपर ही चढ़ गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो यही तो मिसकम्युनिकेशन हुआ। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उनको रोकना नहीं है, उनका रूट डाइवर्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो 2 दिन से यात्रा कर रही है, 3 दिन से सफर कर रही है ट्रेन, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे तो रिपेयर कहीं ना कहीं चलती रहती है। सर जो लोग बहुत बुरा बोलते हैं, रात को नींद नहीं आती, उनकी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, मतलब कौन लोग बुरा बोलते हैं, हैं? हम्म। और लोग क्यों बुरा बोलते हैं भाई? आपसे उनकी क्या दुश्मनी है? आप सिर्फ अपना टारगेट फोकस करो, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए। तो आप लोग अपने टारगेट पे ध्यान दो, अपना फोकस रखो अपनी पढ़ाई पर, जो दुनिया कह रही है पकने दो, कहने दो किसी को। आप अपना जो जवाब है ना, सामने वाले की बातों का जवाब बातों से मत दो, आप उनकी बातों का जवाब अपने काम से करके दिखाओ, है ना। आप लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाओ ताकि सबकी बोलती बंद हो जाए, ठीक है। आप कुछ करके दिखाओ, अपने कर्मों से उनकी बातों का जवाब दो। बातों से तो एक जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो बातों से तो रिप्लाई वो करते हैं, लेकिन जो लोग समझदार हैं, सामाजिक हैं, उनको बातों का जवाब बातों से देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हाँ जी। एक प्रसिद्ध आरपीओ कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरियां छोड़ दी। Majority of city employees in the BPO company have left their job to protest against inhuman treatment, ठीक है, by the company। मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है एक कंपनी में, एक बीपीओ कंपनी है जिसमें जो बीपीओ कंपनी है ना, वो अपने एम्प्लॉय का ना खून चूस रही है, खून। 12-12 घंटे काम करा रही है, 12-12 घंटे, है ना, और कभी कभी बोलती है कि 14 घंटे तक काम करो, और ब्रेक भी नहीं दे रही है, लंच ब्रेक दे रही है सिर्फ 10 मिनट का, है ना। और अगर कोई एम्प्लॉय कह रहा है कि सर मुझे छुट्टी दे दो, तो कह रहा है कि लोग तुम परमानेंट छुट्टी ले लो, है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जिसके चलते सारे एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया, छोड़ दी अपनी नौकरी, कि भाई साहब तू रख अपनी नौकरी और मैं अपने घर, तू अपने घर। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर द बीपीओ कंपनी टू क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन। गवर्नमेंट तुरंत ऑर्डर दे बीपीओ कंपनी को, बंद करो इस सब अपनी कंपनी, है। गवर्नमेंट ऑर्डर दे उस बीपीओ कंपनी को, बंद करो, शट डाउन, तुरंत बंद करो। तुम एम्प्लॉय को काम नहीं दे रहे हो, है, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हो, है ना। 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम करा रहे हो, आधे घंटे की ब्रेक की जगह 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हो, चलो बंद करो तुम अपनी कंपनी। तो पहली बात तो ये है कि ये जो बीपीओ कंपनी है ये एक प्राइवेट कंपनी है, और आप जानते हो प्राइवेट कंपनी के हाल क्या होते हैं बेटा, इसलिए कह रहे हैं कि सरकारी नौकर बन जाओ। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं ना, तो आप उस कंपनी पे नौकर हो, जैसा कंपनी का मालिक कहेगा आपको वैसे काम करना पड़ेगा। अगर आपको काम करना है तो, अगर वो कहेगा 10 घंटे काम है तो 10 घंटे करना पड़ेगा, 12 घंटे तो 12 घंटे करना पड़ेगा, 14 तो 14 घंटे करना पड़ेगा, उसकी मर्जी है, क्योंकि तुम उसके नौकर हो। प्राइवेट कंपनी का मालिक अपनी मर्जी से कोई भी रूल रेगुलेशन बना सकता है, तुम नौकरी करनी है करो, नहीं करनी मत करो। उसने कहा थोड़ी है तुमसे कि तुम मेरी कंपनी में जॉब करो, तुम नहीं, वो कंपनी तुम्हारे पास चल के नहीं पहुंची है, तुम उसके पास चल के पहुंचे हो कि भाई साहब हमें काम दे दो, हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी दे दो, है, 5,000 रुपए दे दो, 4,000 रुपए दे दो, 3,000 रुपए दे दो महीने के, लेकिन काम दे दो हमें। तो बीपीओ कंपनी, जितनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड करती है, अपने अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन होता है उन कंपनीज का, जिसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, सरकार कुछ नहीं कर सकती। मेरी कंपनी, मेरी मर्जी है, मैं अपने एम्प्लॉय को 2,000 रुपए महीने दूं या 2 लाख रुपए महीने दूं, इसमें सरकार क्या करेगी? आपको काम पसंद है आप करो, नहीं पसंद मत करो। तो इसीलिए सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, द बीपीओ कंपनी शुड शिफ्ट इट्स ऑपरेशन टू द सम अदर प्लेस टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। मतलब बीपीओ कंपनी एक है, जैसे मैंने कोई कंपनी खोली दिल्ली में, अब यहाँ पे सारे एम्प्लॉय भाग गए, कोई काम करने को राजी नहीं। मैं कहूँ यार यहाँ के दिल्ली के लोग तो बड़े चालू हैं, काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, ये तो बड़े खराब लोग हैं, तो एक काम करते हैं, मैं अपनी कंपनी ना जयपुर ले चलता हूँ, जयपुर में खोलूंगा अपनी कंपनी, वहां पे लोग काम करेंगे। तो मेरे भाई जो कंपनी के रूल रेगुलेशन दिल्ली में, वही रूल रेगुलेशन जयपुर में भी होंगे,
तो जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वही लोग जयपुर में भी रह रहे हैं। भाई दिल्ली में भी इंसान है, जयपुर में भी इंसान ही है। ऐसा थोड़ी जयपुर में इंसान है दिल्ली में जानवर है। तो दिल्ली जयपुर हर जगह तो इंसान ही है, मानव तो एक ही हर जगह है। और जैसी सोच लोगों की यहाँ वैसी सोच लोगों की वहां होगी। अगर लोगों को लग रहा है कि ये जो कंपनी है दिल्ली में, अगर ये हमारे साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट दे रही है, तो जयपुर में जब कंपनी पहुंचेगी तो वहां भी लोगों को सेम यही फीलिंग्स आएगी कि यार ये कंपनी तो बड़ी बेकार है, बकवास कंपनी है। ऐसा थोड़ी कि वहां के लोग चुपचाप काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर कंपनी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सब बर्बाद। कंपनी को अपने रूल रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ना तो पहली कार्यवाही सही है और ना ही दूसरी, कोई भी कार्यवाही सही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। मेरी कॉलोनी के लोग जिनने नहीं देते हैं असफल हुए, किन कारणों से हमेशा सफलता को पूछती है, असफलता को कोई नहीं पूछता, किसी को कोई मतलब नहीं है। एक नंबर भी आपके है ना चरित्र में बहुत बड़ी तो हरी टीम है, चाहे उसने कितने भी एफर्ट किया हो। लेकिन वो एक प्रबंधक ने अपने सभी कर्मचारी जीती हुई टीम की खूब तारीफ तो चाहे टीम एक रन से हार जाए तो हारी टीम है, चाहे उसने कितने भी एफर्ट किया हो। लेकिन वो एक रन से जीता हुआ जीती हुई टीम की खूब तारीफ, सारे अवार्ड उसी को मिलते हैं। बस वही बात है। संस्था के प्रबंधक ने अपने सभी कर्मचारियों को यह बताते हुए परिपत्र जारी किया कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह ठीक 10 बजे ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए और शाम 5:30 बजे तक अपने कार्यस्थल पर रहना चाहिए। द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज इश्यू अ सर्कुलर टू ऑल इट्स एम्प्लॉय saying that each employee must report for duty at 10 a.m. sharp and should remain in his or her workplace till 5:30 p.m. मतलब एक कंपनी आपने खोली और कंपनी की जो एम्प्लॉइज थे वीडियो डाउनलोड कर दिया। सुबह 10 बजे की टाइमिंग है। आपकी जो कंपनी में लोग काम करते हैं वो 10 से 5:30 की टाइमिंग है। लेकिन हुआ क्या कि लोग एंट्री ले रहे हैं 12 बजे और जा रहे हैं 4 बजे, आ रहे हैं 1 बजे, जा रहे हैं 3 बजे, आ रहे हैं 11 बजे, जा रहे हैं 4 बजे। मतलब कोई टाइम को फॉलो ही नहीं कर रहा। अब आपके सामने बड़ी समस्या आ गई। तो आपने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि भाई साहब एग्जैक्ट 10 बजे आओ और 5:30 पे निकलो। इससे ना तो बाद में आओगे ना इससे पहले निकलोगे। आपने सर्कुलर जारी किया अपने एम्प्लॉइज के बीच में। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, पहले कार्यवाही क्या ली जाएगी आपकी इसके बाद कि द मैनेजमेंट शुड इवॉल्व अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई सच एम्प्लॉइज हु मे नॉट फॉलो द टाइम शेड्यूल। सही बात है। बायोमेट्रिक सिस्टम आप जानते हैं कि आप हर जगह बायोमेट्रिक सिस्टम आ चुका है। आप किसी भी कंपनी में एंट्री करते हैं ना, जब आप अभी नौकरी करोगे तब आपको पता चलेगा। जब आप एंट्री करोगे ना तुरंत आपको बायोमेट्रिक साइन देने पड़ेंगे, अपनी फिंगर टच करनी पड़ेगी ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाएगी कि हाँ, आपकी एंट्री थी कितने बजे हो गई थी। तो बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए इन और आउट के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है ऑल सच एम्प्लॉय हु आर फाउंड टू फेलिंग टू मेंटेन टाइम शेड्यूल शुड बी समरली सस्पेंडेड। मतलब जो लोग टाइम शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे, हमें पता चला बायोमेट्रिक सिस्टम से कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सुधर नहीं रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सुधर नहीं रहे, तो उनको ना सस्पेंड कर देंगे। भूता बातों से नहीं मानते हैं, समझ रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग उस बायोमेट्रिक सिस्टम के बाद भी उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उनको सस्पेंड कर दो कुछ दिन के लिए। बिल्कुल हाँ, हम देखो परमानेंट सस्पेंड करने की बात नहीं कर रहे, कुछ दिन के लिए सस्पेंड की बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही बात है। कुछ दिन के लिए हम सस्पेंड करेंगे उनको ताकि सबक मिल जाए उनको, क्योंकि वो लातों के भूत है, वो बातों से नहीं मानेंगे। भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब हो गया तो क्या कर लोगे तुम भाई, है तो है, क्या करे, है ना। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, सारे खरबपति अरबपति हैं जितने भी क्रिकेटर है? तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप, गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप ऑन द अर्निंग्स ऑफ द आईसीबी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड। जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो इंडियन टीम को पैसा देता है, उसकी अर्निंग पर गवर्नमेंट एक कैप लगा दे कि तुम भाई साहब साल में 2,000 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा सकते। भाई साहब सरकार जो है ना, सरकार किसी भी कंपनी और किसी भी आदमी, सरकार किसी भी कंपनी और किसी भी आदमी की अर्निंग पे रोक नहीं लगा सकती है। मैं टीचर हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अब कल को मैं एडवर्टीजमेंट करने लग जाऊं तो क्या सरकार मेरे एडवर्टीजमेंट पे रोक लगा देगी? पीयूष सर तुम क्लास तो ले नहीं रहे हो, तुम ऐड कर रहे हो यहाँ पे, चलो है, आपको पैसा हम नहीं देते। तो सरकार का किसी कंपनी या फिर किसी एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं है। कोई कितना भी कमाए, सरकार को तो फायदा है, टैक्स भरो है और खूब पैसे कमाओ। गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप ऑन द अर्निंग ऑन इंडियन क्रिकेट प्लेयर। देखो, ना तो सरकार किसी कंपनी इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे बैन लगा सकती, ना ही इंडियन क्रिकेट प्लेयर पे। सरकार कुछ नहीं कर सकती भाई साहब। कोई भी कंपनी कितना भी पैसा कहीं से कमाना चाहे, सरकार कभी नहीं मना कर सकती। सरकार कहेगी तुम खूब कमाओ, बस मुझे टैक्स देते जाओ। द
quality of food grain being distributed in some parts of the country through public distribution system is very pure and not fit for human consumption. आपको पता है राशन, आपने नाम सुना है राशन है? क्यों भाई, राशन नाम सुना आपने? राशन के गेहूं बढ़ते हैं, राशन में गेहूं बढ़ते हैं, तेल बढ़ता है, मिट्टी का तेल, दाल चावल भी मिलता है राशन में, मिलता नहीं मिलता? दाल चावल ये सब राशन के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। जिनकी सालाना इनकम, जिनके राशन कार्ड बने होते हैं, उनको सरकार देती है ये। तो हुआ क्या कि कुछ जगहों पे ना गेहूं बहुत खराब आ गए, या फिर दाल बहुत खराब आ गई, या फिर चावल बहुत खराब आ गए, जो खाने योग्य नहीं है कुछ जगहों पर, कुछ हिस्सों में। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द एंटायर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन शुड बी इमीडिएटली विथड्रॉन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला है कि जितना भी भंडार है, जो भी अलग अलग राशन को दिया गया है, वो सब सरकार वापस मंगा ले। तो बेटा ये कोई कार्रवाई थोड़ी है। मान लो पूरे उत्तर प्रदेश में राशन में गेहूं सप्लाई हुए हैं, और मान लो कहीं मथुरा में है ना, कोई एक आसपास गांव है ना, सपोज इंगलास अलीगढ़ के पास, वहां पे जो राशन है वहां पे गेहूं खराब पहुंचे, है ना। तो इंगलास में अगर गेहूं खराब पहुंचे हैं, ठीक है, अलीगढ़ के पास किसी गांव में, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां स्टॉक है सब वापस मंगा ले हम। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, ये तो प्रैक्टिकली मतलब रियल लाइफ से कोई लेना, मतलब असंभव टाइप चीज है ना। दूसरा, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वितरण द्वारा खरीदा गया अनाज वापस देते और अपना पैसा, लोगों को सलाह दो कि भाई साहब जिसके पास पहुंचा है खराब माल वो वापस दे और पैसा ले जाए। लोगों को सलाह दो जिसके पास खराब है वो वापस देके अपना पैसा ले जाए, वो वापस देके अपना पैसा ले जाए। लोगों को हम सलाह दे सकते हैं वापस। वीडियो नहीं रुक रही है, एकदम परफेक्ट वीडियो चल रही है, खामखा कमेंट किए जा रहे हो 15 मिनट से। और यातायात के आगमन पर रोक लगा दी। सारे वाहन ने फिर से आ गया क्या तेज गति से आ रहे वाहन ने फिर से आ गया क्या सलमान खान? 5 व्यक्तियों को कुचल दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग हाईवे पर एकत्रित हो गए और यातायात के आगमन पर रोक लगा दी। ओहो भाई साहब, एक मतलब बहुत तेज गति से गाड़ी आ रही थी, 5 व्यक्तियों को कुचल के चली गई, तो लोग ना गुस्से में आ गए, लोग गुस्से में आ गए, जिसके कारण से उन्होंने हाईवे पे जाम कर दिया, चक्का जाम, हाईवे पे रोक लगा दी लोगों ने। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए। तुम पुलिस में हो, मौका वारदात पे पहुंचे हो, तुम्हारे सामने भीड़ है 100 लोगों की जिन्होंने हाईवे जाम किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि वहां पे एक एक्सीडेंट कर गई थी कार, तुम पुलिस उस कार को पकड़ नहीं पाई, जिसके चक्कर में लोग गुस्से में आ गए, उन्होंने हाईवे पे चक्का जाम लगा दिया। अब तुम उस मौके वारदात पे पहुंचे, तुम क्या करोगे? तुरंत दाग दो गोला, है तुरंत गोले दाग दो शुरू कर दोगे? आंसू गैस की फायरिंग करना स्टार्ट कर दोगे? नहीं करोगे ना, गलत। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जन भावना को शांत करे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे और उस स्थान पर पुलिस बल तैनात करे। बिल्कुल सही बात है कि लोगों को समझाओ कि बेटे शाम तक पकड़ लिए जाएंगे सारे अपराधी, तुम अपने अपने घर पहुंचो, हम देख लेंगे क्या करना है हमें। एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। मकान गिर गया। अच्छा, मकान जब गिर जाता है तो लोग सरकार पे ब्लेम लगाते हैं, क्योंकि सरकारी मकान होगा, सरकारी क्वार्टर होगा, वो गिर गया, 30 लोग मर गए, लोग पहुंचे सरकार के पास, ये क्या हो गया, हाहाकार मच गया। पहला है, सरकार को गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अनाउंस कंपनसेशन। ये तो देखो होता ही है, देखो अभी आपको पता है कि ट्रेन जो दुर्घटना हुई है उस पर सरकार ने कंपनसेशन मतलब अनाउंस किया है। कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से लोगों की मदद की है। किसी ने उन परिवार के लोगों की से मतलब जैसे किसी के अगर माँ बाप उस दुर्घटना में खत्म हुए तो बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है। तो अलग अलग तरह की अनाउंसमेंट, कंपनसेशन अनाउंसमेंट हुई है वहां पर, तो ये होती है। दूसरा क्या है, अथॉरिटी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट बिल्डर। सही बात है, बिल्डर के अगेंस्ट तो एक्शन लेना चाहिए, उसको पकड़ो जेल में डालो, उसको पकड़ो जेल में डालो। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा 10वीं की परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप बच्चे निराश हो गए क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। मतलब अधिक संख्या में क्या हुआ, अधिक संख्या स्टूडेंट इतना अच्छा पढ़ लिए, है ना, इतना अच्छा पढ़ लिए, जैसे कि 2022 का रिजल्ट आया सीजीएल का, या 2023 का रिजल्ट आने वाला, मतलब जब पेपर होगा तो 2023 का रिजल्ट आएगा। अब सारे बच्चे करियर से पढ़ लिए, अब करियर से पढ़ लिए तो सबकी जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि सब करियर के स्टूडेंट हैं। लेकिन जब सबके अच्छे मार्क्स है, सीट है लिमिटेड, तो सबको अपनी मनपसंद पोस्ट मिल नहीं पाएगी। सब बनना चाह रहे थे एग्जामिनर, जीएसटी इंस्पेक्टर, सारे लोग बनना चाह रहे थे, है ना, सेंट्रल सेक्रेटरीट, है ना, सारे लोग बनना चाह रहे थे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एमईए में जाना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि सभी के जब नंबर अच्छे हैं तो सारे लोगों को अपनी मनपसंद वाली जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही बच्चों का हाल है, 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लिए लेकिन उनको ग्रेजुएशन या 12th में एडमिशन नहीं मिल पा रहा, समझ रहे हो, 12th में उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा। तो अब क्या करें, गवर्नमेंट शुड परमिट द कॉलेज इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट। मतलब क्या करे सरकार, तुरंत सीट बढ़ा दे, कहे अच्छा इस बार करियर विल के स्टूडेंट है इतने सारे, ऐसा करो इनकम टैक्स की कितनी जॉब पोस्ट निकाली थी हमने 50, ऐसा करो 5000 कर दो। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, क्यों भाई। दूसरा,
बच्चों और उनके माता पिताओं को कॉलेज की मनपसंदगी में लचीला होने की सलाह देनी चाहिए। चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स शुड बी काउंसिल्ड फॉर बीइंग फ्लेक्सिबल। हाँ, हमें समझाना चाहिए बेटे कोई बात नहीं, इस बार तुम एक्सेस इंस्पेक्टर बन जाओ, अगली बार कुछ और बन जाना, या इस बार आप सेंट्रल सेक्रेटरी ले लो, अगली बार एग्जामिनर बन जाना, या इस बार एग्जामिनर बन जाओ, अगली बार सेंट्रल सेक्रेटरी बन जाना। तो हमें समझाना चाहिए कि उनको मोर फ्लेक्सिबल होना चाहिए जॉब को लेकर। बहुत सारे हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन वो गलत बात है। हमें लाइफ में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये नहीं तो यही सही, ये नहीं तो ये सही, है ना। एकदम डटे नहीं रहना चाहिए एक निर्णय पे। तो ओनली सेकंड फॉलोस। एसएससी से एग्जामिनर भी बनते हैं। हाँ, एग्जामिनर पोस्ट नहीं होती है क्या एसएससी सीजीएल में। मॉनसून का प्रारंभ के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में अधिक संख्या में रोगी आने लगे। देखो मानसून आने वाला है, आपको पता है, वैसे भी मानसून आने वाला है तो बीमारी बढ़ने लग जाती है मानसून आने से। मलेरिया, है ना, मच्छर मक्खी हर जगह फैलने लगते हैं, ठीक है, पानी भरने लगता है, गंदगी मचने लगती है, तो वो बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो सभी अस्पताल में ना अधिक संख्या में रोगी आने लगे। तो पहला है सिविल अथॉरिटी शुड एजुकेट द पीपल द नीड फॉर ऑब्जर्विंग मिनिमम रिक्वायर्ड हाइजीन। सही बात है ना, लोगों को सलाह देनी चाहिए भैया हाइजीन को फॉलो करो। दूसरा है सिविल अथॉरिटी शुड मेक अरेंजमेंट टू इक्विप द हॉस्पिटल विद द रिक्वायर्ड। सही बात है, हॉस्पिटल को वेल इक्विप्ड कर दे एकदम, ठीक है, सारी सुख सुविधाओं के साथ हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड होना चाहिए ताकि वो इतने सारे लोगों को इलाज कर सके। मान लो बड़ी संख्या में लोग आ गए तो। मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर उम्र के बच्चों में महंगे कपड़े और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। एक्सपेंसिव क्लोथ्स, है ना, एंड एसेसरीज। लूंगा तो आईफोन लूंगा, पापा मुझे आईफोन दिला दो, है। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि महंगे कपड़े पहनने हैं, है ना, महंगा फोन यूज करना है। ये बच्चों में गंदी आदत पड़ती जा रही है। देखो मैं ये नहीं कह रहा शौक पालना बुरी बात है, पालो, शौक पालना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप भी महंगा फोन, महंगी वॉच, महंगे कपड़े यूज करो, ठीक है, लेकिन वो अपने पैसों से। शौक पालो अपने पैसों से, है ना, दूसरे माँ बाप के पैसों से नहीं, ठीक है। और ये अंदर से होना भी चाहिए कि मुझे महंगे कपड़े पहनने हैं, महंगा फोन यूज करना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत महंगे होटल में खाना खाना है, ठीक है, बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, सोच रखो ऐसी, लेकिन वो सिर्फ अपने पैसे से। तो कुछ ऐसा खुद करो कि आप खुद अपने दम पे इन चीजों को कर सको, है ना, माँ बाप के पैसे से नहीं। उनको परेशान मत करो बेटा, वो पाई पाई जोड़ते हैं आपके लिए, आपको पता नहीं है उनके लिए 10-10 रुपए भी खर्च करना कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा से पूछना, है ना, कि वो अपने लिए पर्सनल यूज के लिए 10 रुपए भी किस तरीके से खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या, आप तो उनके पैसे ऐसे उड़ा देते हो, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता, वो तब पता चलेगी जब आप खुद कमाओगे। तो इसीलिए अच्छी बात है शौक पालना, लेकिन अपने पैसों से, माँ बाप के पैसों से नहीं। तो ये समस्या बढ़ती जा रही है। कॉलेज शुड इंट्रोड्यूस अच्छा, कॉलेज में ड्रेस कोड अगर इंट्रोड्यूस हो भी गया तो इससे महंगे फोन और महंगे कपड़े पहनने का भूत जो सवार है वो दूर थोड़ी हो जाएगा। तो कॉलेज में ड्रेस कोड है, इससे क्या लेना देना। कॉलेज के ड्रेस कोड से जो बच्चों में महंगे कपड़े और महंगी एसेसरीज यूज करने का भूत सवार है वो दूर थोड़ी होगा, ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी काउंसल्ड, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनी अदर थिंग, बिल्कुल, है ना, बच्चों को काउंसलिंग देनी चाहिए भाई साहब। लाइफ में महंगे कपड़े और एसेसरीज के अलावा बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण ये क्या है, देयर हैज बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज। मतलब गांव के बहुत सारे लोग ना शहर की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? एज दे आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ड्यू टू फ्रीक्वेंट क्रॉप फेलियर। देखो गांव में लोग कौन रहता है भाई, गांव में वही तो लोग रहते हैं जो गांव में काम करते हैं, जो गांव में खेती बाड़ी करते हैं, जो गांव में, है ना, कोई व्यापार कर रहे हैं अपना, है ना, गांव में दुकान खोल के बैठे हैं या गांव में उनका घर है। भाई आजकल गांव में कौन रहता है? आजकल गांव में वही रहता है, किसान है, किसान गांव में रहते हैं क्योंकि उनको खेती बाड़ी वहीं करनी होती है। जिन्होंने गांव में दुकान खोली हुई है वो गांव में रहते हैं, जो गांव में काम करते हैं वो गांव में रहते हैं, है ना। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति शहर में काम कर रहा है तो वो शहर में रहना पसंद करता है, वो गांव में नहीं जाता। तो हो क्या रहा है कि गांव के बहुत सारे लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गांव की फसलें हैं वो खराब होती जा रही है, तो लोग उस काम को छोड़ के शहर में एक नया काम ढूंढ रहे हैं। भाई रोजगार उत्पन्न करने के, रोजगार के लिए वो शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो ये समस्या है भाई। ऐसे तो एक दिन सारे गांव खाली हो जाएंगे। है क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 15 को? क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 15 में? बेटा कॉलेज में ड्रेस कोड होने से, कॉलेज में ड्रेस कोड होने से जो बच्चों के अंदर महंगे कपड़े और महंगे फोन यूज करने का भूत सवार है वो दूर थोड़ी हो जाएगा कॉलेज में ड्रेस कोड से, इसलिए ये गलत है। अच्छा, बच्चों को काउंसलिंग देनी चाहिए, बिल्कुल उनको समझाना चाहिए कि महंगे कपड़े पहनना और ये महंगी एसेसरीज यूज करना, फोन, है ना, हेडफोन, ईयरफोन, ये सब आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है। लाइफ में पढ़ाई का बहुत महत्व है। पहले आप सरकारी नौकरी लो, पहले आप कहीं अच्छा कुछ करके दिखाओ, तब आप अपने पैसों से शौक पालना। तो ये सही है। तो ओनली सेकंड फॉलो, क्या दिक्कत है तुम्हें इसमें 15 में? हाँ, तो द विलेजर शुड बी
प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेज सो दैट दे स्टे देयर। सही बात है। देखा, अगर आप गांव के लोगों को कोई गांव में ही अर्निंग सोर्स दे दोगे तो गांव के लोग गांव में रुक जाएंगे। आप गांव में कोई कंपनी डाल दो, अगर मान लो फसल खराब हो रही है तो आप गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार दे दो, तो आप वो वहीं रुक जाएंगे और खुशी खुशी रुकेंगे, खुशी खुशी। क्योंकि गांव का जो वातावरण है, जो शुद्ध वातावरण है, वो शहर में कहाँ मिलेगा? ये बताओ, मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। जी हाँ, लोग आजकल तो वैसे गांव की तरफ भागना चाहते हैं, क्योंकि जो शुद्ध वातावरण है, वहां पे जो शुद्ध खाना है ना, वो कहीं और नहीं है। तो गांव वाले लोगों को तो इससे अच्छी बात ही नहीं है कि आप रोजगार वहीं पैदा करके उनको दे दो। दूसरा, ठीक है, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। ये कह रहे हैं प्रोवाइडेड एक्सेस टू ऑल हाउसिंग ऑप्शन इन अर्बन एरिया। ये कह रहे हैं कि जो गांव के लोग शहर में पहुंचे हैं, उनका शहर में स्वागत करो, उनको शहर में एक घर दो बना के। मतलब ये तो उल्टा ही कर रहे हैं, शहर में ही स्वागत कर रहे हैं। अरे शहर में थोड़ी स्वागत करना है, हमें गांव के लोगों को गांव में ही रोकना है। हाँ जी, चलिए, ये बेटा इस साल का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये जो है सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई। सम सीरियस एरर वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ अ कंपनी। सम सीरियस एरर वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी के टेक्निकल सेक्शन में बहुत गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं, सीरियस एरर। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, एन इफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड। हाँ, नेट चला गया था, अब तो आगे सीजीएल मेंस का था। और कौन सा क्वेश्चन था? हाँ जी, चलिए साहब, कमेंट्स बंद हो गए तुम्हारे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है इसी साल का। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है जी। हाँ जी, और ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है कि भाई हम एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम भेजनी चाहिए तुरंत, और सो कॉस्ट नोटिस भैया तुरंत भेजना चाहिए। जो इन्वॉल्व है एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से ये टेक्निकल एरर आई है, भैया उन्हें तुरंत नोटिस भेजना चाहिए सबको। सही बात है, तो दोनों सही है। अच्छा, ये भी क्या है? ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है इस साल का। ये भी मेंस का क्वेश्चन है। शहर के लोग एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला। शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या में मलेरिया रोगों से पीड़ित होने का पता चला। द म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ द सिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कंटेन द वाइड स्प्रेड, है ना, फ्यूमिगेशन इन द सिटी। सही बात है भैया, वाइड स्प्रेड फ्यूमिगेशन। मलेरिया बेटा किसकी वजह से होता है? मच्छर की वजह से। तो तुरंत जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है, चाहे वो म्युनिसिपल पार्टी हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उनको तुरंत पूरे शहर में बेटा मच्छर भगाने का धुआं छोड़ना चाहिए। सही बात है। पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। सही बात है, लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि मच्छर काटने से कैसे बचें। अपने घरों में गंदा पानी जमा ना होने दे, अपने आसपास घर की सफाई रखें, है ना, दिन में पूरी स्लीव्स के कपड़े पहन के चले, ठीक है। ये सब लोगों को हमें शिक्षित करना चाहिए। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज गॉन डाउन कंसिडरेबल कॉजिंग ग्रेट कंसर्न टू द कंपनी। किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में काफी कमी आई है, जिसके कंपनी को बड़ी चिंता है। मतलब कोई कंपनी का प्रोडक्ट है और उसकी बिक्री बंद हो गई कंपनी के प्रोडक्ट की। तो द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए। सही बात है कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट आपका फेल हुआ है, तो जो कंपटीटर है आपके, उनको पूरा एनालाइज करो क्या दिक्कत है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस एंड क्वालिटी इंप्रूव। देखो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि प्राइस प्रोडक्ट की घटानी चाहिए। मान लो आपका प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी लीस्ट प्राइस पे है, तो तुम प्राइस घटाने एक सोल्यूशन थोड़ी है। मान लो आपकी एरर है ना, तो वो जो एरर है वो प्राइस घटाने से थोड़ी दूर हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट मान लो इसलिए फेल हो गया कि उसमें कोई एरर है, अब आप सोच रहे हो कि उसका प्राइस घटा देते हैं, तो प्राइस घटाने से थोड़ी आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएगा। पहले आप एरर का पता लगाओगे तभी तो बात बनेगी। द कंपनी शुड मेक ए प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट। वैसे तो बेटा ये भी गलती है
कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए। देखो हमारा जो विशेष उत्पाद है ना, उसकी बिक्री में काफी कमी आई है, जिससे कंपनी को बड़ी चिंता हुई है। तो हमारा कोई प्रोडक्ट है जो बिक नहीं रहा मार्केट में, तो राइवलरी के पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, उससे हमें राइवल प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट को देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा, हम उसको एनालाइज करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे। हम अपने प्रोडक्ट पे रिसर्च करेंगे, समझ रहे हो? हमें अपने प्रोडक्ट पे रिसर्च करनी है, ना कि सामने वाले के प्रोडक्ट पे। तो वहां पे हम दोनों को ही गलत ठहराएंगे, दोनों को ही गलत ठहराएंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही, ठीक है, ही इज सपोज टू, केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी निभाने के लिए रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त हुई। मतलब एक सीबीआई ऑफिसर को अपना ही काम करने के लिए रिश्वत ले ली उसने, अपना ही काम करने के लिए। ओ भाई साहब, सीबीआई शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड एंड देन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। सही बात है। सीबीआई शुड वेट फॉर सम मोर कंप्लेंट्स। अच्छा जी कुछ और कंप्लेंट्स का वेट करेगी तब जाके एक्शन लेगी। हाँ चलिए, हाँ जी चलो अब यूट्यूब पे मुलाकात करते हैं शाम को 7 बजे। थोड़ी सी सांस ले लें हम तब तक। इन चैप्टर्स में नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है, बिना ब्रेक के, विदाउट एनी ब्रेक। हाँ तो टोटल हम 41 क्वेश्चन कर चुके हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, और इन 41 क्वेश्चन में हमने कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन को समझा, है ना, कि ये कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। फिर कल हम पढ़ेंगे अजम्पशन और आर्गुमेंट। फिलहाल पहले हम अजम्पशन करेंगे, फिर बाद में आर्गुमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन में तो आपके सबसे ज्यादा आंसर ठीक हुए होंगे, लेकिन अब जो आंसर गलत होंगे सबसे ज्यादा वो अजम्पशन और आर्गुमेंट में ही होंगे ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके आंसर गलत ना हो, ज्यादा से ज्यादा सही हो। ठीक है, चलिए, लव यू।